नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर के मायने धीरे धीरे समझ में आने हैं। कारण क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय ग्लोबल साउथ की यात्रा पर हैं, या फिर कहा जाए कि दुनिया के उन देशों की यात्रा पर है जिन्हें दुनिया हाशिए पर मानती है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की एक साथ एक नहीं 5 से अधिक देशों की यात्रा इस समय सुर्खियों का कारण बनी हुई है। और सुर्खियों में भी और बड़ा रीजन इसका है कि इस यात्रा से चीन बड़ा नाखुश है। ऐसा क्या है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जिसके चलते चीन की चिंता आज के सेशन का विषय बन गई है। भारत के प्रधानमंत्री अभी घाना से निकलकर पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन इस बीच में घाना के उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला है। हालांकि दुनिया भर के राजनेता यात्राओं पर जाते हैं, जब यात्राओं पर जाते हैं तो सुर्खियां बनाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की 5 देशों की इस यात्रा में शुरुआत जो घाना से हुई, यह चीन के लिए अपने आप में एक चिंता का सबब लेकर के आई। हेडलाइंस बनकर आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और ऐसे में आज घाना के साथ उन्होंने 4 एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कौन से देश की यात्रा पर जा रहे हैं, घाना की यात्रा किस तरह से मायने रखती है, भारत के द्वारा किन देशों में, विशेष रूप से घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, इनके जब यात्राओं पर जाया जा रहा है तो अल्टीमेटली इनका विजन क्या है और चीन इनसे परेशान क्यों होगा, सारी बातें बताएंगे। लेकिन जब ज्योग्राफी से और इकोनॉमी से रिलेटेड चर्चा हो तो उसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला को विजिट कर सकते हैं, जहां हमारे बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ। और हाल ही में हमने एक साइंस की बुक रिलीज की है जिसके पीछे दिए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर लगभग आप उसे मुफ्त में ही पा लेंगे, क्योंकि जो प्राइस आप अदा करेंगे वो हम अपने कोर्सेज में आपको रिफंड कर देंगे। तीसरा, हमारे नए हैंड रिटन नोट्स हमारे कोर्सेज के अपडेट होकर आ चुके हैं, जिन्हें आप 7 डेज के अंदर अगर बुक करते हैं तो आने वाले समय में आपको ये तो बुक मिलेंगी ही, साथ में साइंस की जो बुक है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर विजिट करें और हमारे कोर्सेज का कॉम्बो ऑफर 7 तारीख से पहले पहले बुक करा लें। चलिए आगे शुरू करते हैं। साथियों, आज के सेशन में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक होने वाली यात्रा की है। प्रधानमंत्री 2 से 3 जुलाई यानी कि आज और पिछले बीते कल घाना में थे। 3 और 4 आप त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहेंगे, 4 और 5 अर्जेंटीना में, 5 और 8 ब्रिक्स की समिट अटेंड करेंगे ब्राजील में, और 8 और 9 को आप नामीबिया रहेंगे। ऐसे में इन बहुत से देशों की जो यात्रा है, या तो वो पहली बार हो रही है या कईयों सालों बाद पहली बार हो रही है। इन देशों में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा अचानक ऐसे समय पर हो रही है जिस समय चीन ताजा ताजा पाकिस्तान प्रेम के चलते भारत के खिलाफ तेजी से मुखर हुआ। हाल ही में जिस तरह से आपने देखा, चाहे आतंकियों को बचाने का मामला हो या फिर एससीओ समिट के अंदर आतंकी घटना में पहलगाम को शामिल ना करना हो, पाकिस्तान प्रेम में जिस तरह से चीन बढ़े जा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण की यात्रा करके, अब दक्षिण क्यों है उस पर भी हम चलेंगे, उस यात्रा को करके किस तरह से चीन को चिंता दे दी है। आइए एक एक करके सारे बातों पर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि मैं कहां कहां जा रहा हूं, कब कब जाऊंगा, कैसे कैसे जाऊंगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई। साथ ही साथ में यह भी बताने का प्रयास किया कि अफ्रीकन यूनियन एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को हैंडल करने के लिए मैं घाना की यात्रा पर जा रहा हूं। टाइम पीरियड्स बताए गए, कितने टाइम बाद, कितने दिनों बाद भारत के प्रधानमंत्री कहां कहां जा रहे हैं। यात्रा को अगर नक्शे से देखें तो बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। देखिए, वर्ल्ड को अगर हम एक ग्लोब पर माने तो ग्लोब में इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे साउथ माना जाता है। लेकिन इस नॉर्थ और साउथ को केवल इक्वेटर से कंसीडर किया जाए तब तो दुनिया शायद खूबसूरत होती, लेकिन अमीरी और गरीबी से अगर ट्रीट किया जाए तो यह दुनिया के अंदर सीधी एक डिवीजन को दिखाती है। ऐसा महसूस किया जाता है कि दुनिया में सारे अमीर जितने भी देश हैं वो उत्तर में बसते हैं, और गरीब जो देश हैं या तो वो विकासशील हैं या फिर वो अल्प विकसित हैं। ऐसे जो देश हैं वो दक्षिण गोलार्ध में बसे हुए हैं। इन देशों में एक कॉमन चीज है कि ये डेवलपिंग है और लीस्ट डेवलप्ड है, और इन सब में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन पैरेलली प्राकृतिक संसाधन भी बहुत हैं। प्राकृतिक संसाधन इन्हें प्राइमरी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। जनसंख्या इनके लिए एक ताकत के रूप में दिखाई देती है,
लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो उत्तर में बसती हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर ठंडा है इसलिए बसती हैं। होने को तो अंटार्कटिका भी ठंडा है, होने को तो ऑस्ट्रेलिया भी ठंडा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक अपवाद स्वरूप दक्षिण में बसा देश है। इन देशों की जब भी चर्चा होती है, फिर चाहे साउथ अमेरिकी देश हो, अफ्रीकी देश हो, भारत या आसियान चाइनीज कंट्रीज हो, ये सारे की सारी जो जगह हैं इन्हें विकासशील यात्रा में माना जाता है। इन विकासशील यात्रा में भारत और चीन बाकी बचे और दुनिया के देशों में से ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं इन्हें साउथ साउथ पार्टनरशिप के नाम से मदद करते हैं। मतलब हम तो खुद भी साउथ में हैं और अपने जो साउथ में देश हैं, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ दक्षिण, ट्रीटमेंट इस तरह से कि हम भी दक्षिण में ही हैं, दक्षिण से दक्षिण की मित्रता, इसे साउथ साउथ पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी, चाहे यूएन की बात हो या डब्ल्यूटीओ की, जब भी प्रतिनिधित्व करने की बात करता है तो इन देशों की भी संयुक्त रूप से बात रखता है और इसे वो साउथ साउथ पार्टनरशिप के नाम से पुकारता है। इसी साउथ साउथ पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री साउथ में ही स्थित, साउथ बोले तो उत्तर और दक्षिण, नीचे की तरफ भारत के दक्षिण की तरफ देशों की यात्रा पर निकले हैं। उनमें से यह यात्रा सबसे पहले शुरू होती है घाना से। घाना यहां पर स्थित एक जो देश है, ये अगर आप महसूस करें तो शायद रियलाइज करें कि समुद्र के किनारे बसा हुआ देश दिखाई दे रहा है, अटलांटिक ओशन में साथ साथ दिखाई दे रहा है, इक्वेटर के लगभग नजदीक देश दिखाई दे रहा है। इक्वेटर के नजदीक है तो यहां पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत है। प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ इसकी एक बहुत खासियत है और वो ये कि यहां पर गोल्ड के प्रचुर भंडार हैं। इसी कारण से इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी अंग्रेज पुकारा करते थे। अंग्रेजों ने जहां दक्षिण अफ्रीका पर शासन किया था, ऐसे ही गोल्ड कोस्ट पर भी इन्होंने शासन किया, क्योंकि यहां पर सोने की प्रचुर मात्रा है। अभी हम आएंगे उस बात पर। तो हमारे प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो घाना के साथ है। घाना के साथ हमारा क्या व्यापार है, किस तरह से हम चाइना को कंपीट करेंगे, सारी बातें आगे बताएंगे। पहले यात्रा जान लीजिए कि कहां कहां की हो रही है। घाना से आप निकल करके दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ट्रिनिडाद टोबैगो, उस देश में जाएंगे जिसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। वहां से आप यात्रा करके ब्यूनस आयर्स जाएंगे जो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना से आप निकल करके ब्राजील जाएंगे जहां ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। यह वही बैठक है जिसमें कि पुतिन और शी जिनपिंग आने से मना कर चुके हैं। शी जिनपिंग इसलिए मना किए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को यहां पर स्टेट डिनर दिया जा रहा है, मतलब यहां पर राज्य के मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे में आप ब्राजील से निकलने के बाद फिर जाएंगे, यहां से निकलने के बाद में आप जाएंगे फिर नामीबिया। ये वही है जहां से हम लोग टाइगर मंगाए थे। नामीबिया से होने के बाद आप फिर से भारत लौटेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 देशों की यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री वापस लौटकर आएंगे। इस यात्रा से जो संदेश है वो दुनिया के बाकी बचे देशों को ये कि हम दक्षिण में भले ही रहते हैं लेकिन अपने दक्षिण के देशों को साथ लेकर चलते हैं और इन्हीं की बातें हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते हैं। ऐसे में आपकी यात्रा शुरू होती है सबसे पहले घाना से। आपकी जानकारी में दिया जाता है कि घाना आप पहुंच चुके हैं और यहां से फिर त्रिनिदाद टोबैगो के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स में ये सारी जानकारी दी, कितने कितने सालों बाद पहुंच रहे हैं। जैसे अर्जेंटीना में भारत के प्रधानमंत्री 57 साल बाद पहुंचने वाले हैं, फिर ऐसे ही ब्रिक्स की समिट में आप पहुंचने वाले हैं। सारी ट्वीट्स आपने अपनी जानकारी में दिए। घाना में भारत के प्रधानमंत्री की 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है और इन्हें यहां पर रिसीव किया जाता है। घाना में भारतीय प्रधानमंत्री से पहले 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में नरसिंहा राव साहब जो है वो यहां पर गए थे। ठीक है साहब। 1995 के 30 साल बाद अब भारत के प्रधानमंत्री यहां पर हैं। आपका यहां पर भरपूर स्वागत होता है, रेड कारपेट वेलकम होता है। यहां के जो हेड हैं, स्टेट हेड, वो इन्हें एक्सेप्ट मतलब रिसीव करते हैं और बढ़िया से आपको वेलकम करके ले जाया जाता है। इसके
जिसके चलते घाना रिसर्च में आ जाता है कि ऐसा क्या है घाना में जो भारत के प्रधानमंत्री को अपनी ओर खींच लिया। सबसे पहले इसका पुराना नाम जानते हैं, उससे हम अपना काम भी जान जाएंगे। ब्रिटिशर्स इसे गोल्ड कोस्ट कहा करते थे। 1957 में ब्रिटेन इसे छोड़कर गया था, यानी कि 1957 में यह देश आजाद हुआ है। ब्रिटेन से आजादी पाने वाला यह पहला अफ्रीकी देश था घाना। चूंकि यहां गोल्ड था, तट के किनारे था, इसलिए गोल्ड कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता रहा। गोल्ड कोस्ट को फिर घाना नाम दिया क्वामे एनक्रुमा नाम के एक राष्ट्रपति ने। यहां पर काफी सारी प्रचलित विधाएं हैं, उनमें से मृतकों को कॉफिन में दफनाते समय कॉफिन के अलग अलग प्रकार के आकार यहां पर हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहां की बहुतायत पॉपुलेशन ईसाई मान्यता को मानती है। 75% यहां की मान्यता ईसाई धर्म को मानती है, बाकी बचे लोग यहां पर बहुतायत में इस्लाम को मानते हैं। घाना भारत के साथ में एक अलग तरह का रिलेशन साझा करता है। संभवतः आप इस वर्ड से ही समझ गए हो कि यहां सोना बहुत मिलता है, तो भारत यहां से भरपूर सोना मंगाता है। घाना दुनिया में 7वां सबसे अधिक सोना उत्पादित करने वाला देश बना। भारत यहां से सोना इतना इंपोर्ट करता है कि हम इनके साथ व्यापार में व्यापारिक घाटे में रहते हैं। मतलब हम मंगाते अधिक सामान है, अपनी तरफ से कम सामान बेचते हैं। इस तरह से हमारे गोल्ड इंपोर्ट के अंदर घाना का महत्वपूर्ण योगदान है। गोल्ड के साथ साथ यहां पर कोको, जो कि चॉकलेट में और उपयोग में लिया जाने वाला एक पदार्थ है, वो भी यहां पर बहुतायत में उत्पादित होता है। और बॉक्साइट की मात्रा की जाए तो कहा जाता है कि घाना में 460 बिलियन डॉलर का बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, अयस्क है, वो यहां की खदानों में दबा हुआ है। ऐसे में दुनिया की नजर यहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर रहती ही है। भारत के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, यहां के साथ वार्ता होती है और देखा जाता है कि इस घाना में आकर के वो इकोवॉश कंट्रीज जो हैं उन्हें एक साथ टैकल कर ले जाएंगे। ये इकोवॉश 12 देश हैं जिनको एक साथ ट्रीट करने के लिए घाना की यात्रा की गई। भारत और घाना के बीच में अगर सांस्कृतिक एक्सचेंज की बात की जाए तो लगभग 15,000 भारतीय घाना में भी रहते हैं। साथ ही साथ भारत की बहुत सारी कंपनियों का घाना में निवेश है। भारत बहुत सारे लोगों को यहां पर ट्रेनिंग दिलाता है। लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह घाना भारत से ट्रेन में मदद लेता है। भारत के द्वारा इंडो घाना पार्टनरशिप के माध्यम से ट्रेन रूट विकसित किया गया बुर्किना फासो के लिए। साथ ही साथ में कोविड के दौरान ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से हमने वैक्सीन भी यहां पर भेजी थी, जिसे वैक्सीन मैत्री नाम दिया गया था। कोविड की वैक्सीन भी भारत के द्वारा यहां पर दी गई थी। राजधानी यहां की एक्रा है, जहां प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। भारतीय लोग जो यहां रह रहे हैं वो होटल में आपसे मुलाकात किए। बाद में इन्होंने अपने जो इंडियन डायस्पोरा है उससे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कुछ ग्लिम्स भी साझा किए घाना में अपनी यात्रा के। यहां के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे मुलाकात के, और उन्हीं जानकारियों में आपने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि हम यहां पर आ गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातचीत करने के लिए। आप जब यहां क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स सुर्खियों में आ जाते हैं, और उन मिनरल्स में गोल्ड तो एक मिनरल है ही, ऑयल भी यहां का एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे में ऑयल, हीरा, नेचुरल गैस, बॉक्साइट, इन सभी पर भारत की नजर बनी रहती है। हालांकि भारत बॉक्साइट का उत्पादक देश है, ऐसे में गोल्ड हमें यहां से प्रमुख रूप से इंपोर्ट करना होता है, और ऑयल के लिए भी हम यहां पर व्यापार करते रहे हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से इसी वजह से इस देश को जाना जाता रहा। साथियों, भारत के यहां से अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत मुख्य रूप से इनके साथ व्यापार में जिस तरह का व्यापार करता आया है, अगर उसे मिलियन डॉलर्स में देखा जाए तो भारत से इंपोर्ट जो होता है, मतलब भारत जो वहां से इंपोर्ट करता है वो 1374 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता था 2021 में, जो बढ़कर के अब 1790 मिलियन डॉलर का हो गया है। और भारत 1346 मिलियन डॉलर का सामान इन्हें एक्सपोर्ट करता था। लगभग हम लोग 3 बिलियन डॉलर के आसपास का मतलब बायलेटरल ट्रेड करते हैं। भारत की बहुत सारी कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, एस्कॉर्ट, लार्सन टर्बो, एनआईटी, शपोरजी जैसे ग्रुप यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स बनकर के काम कर रहे हैं। घाना को मिलने वाले टॉप एफडीआई में भारत की तरफ से 7.61% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में घाना में निवेश किया जाता है। भारत के द्वारा दिए गए निवेश की वजह से घाना में भारतीयों की एक अच्छी इमेज है कि भारतीय हैं तो हमारे लिए पैसा लेकर आएंगे। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जब यहां जाते हैं तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद लेकर जाते हैं। घाना में उनका इस वजह से ज्यादा
स्वागत होता है। एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में भी, क्योंकि भारत इन दिनों जो हमारे डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही जो तकनीकी विधाएं हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए बाजार तलाश रहा है। चाहे फिर वो हमारे पास बना हुआ ब्रह्मोस हो या आकाश हो, हम इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमसे इनको कोई खरीदने वाला देश हो। ऐसे में हम बाजार की तलाश में इन देशों की यात्रा पर हैं। इन देशों की यात्रा में भारत निवेश के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेक्टरों में भी सहायता बढ़ाता है। और ऐसे ग्रुप्स में जहां पर घाना प्रभावशाली है, जैसे कि इकोवॉश, यहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन भारत जब जिस तरह से यहां पर पहुंचता है, वो चीन की चिंता कैसे बढ़ाता है, अब इस बात को भी थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि चीन ने वर्ष 2013 के आसपास एक ऋण जाल फैलाना शुरू किया था, जिसे डेट ट्रैप के रूप में हमने पहचाना था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन ने दुनिया भर के देशों को अपने कर्ज के तले दबाना शुरू किया और ऐसी शर्तों से उन्हें कर्ज देना शुरू किया कि कर्ज तो ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि कोलेट्रल में क्या रखा है। चीन की यही आदत थी जिसके चलते श्रीलंका बर्बाद हो गया था। चीन की यही आदत थी जिसके चलते मालदीव्स या पाकिस्तान जो हाल में पहुंचे हैं, वो यही कारण था। पाकिस्तान को तो चलो आईएमएफ बचा लाया, लेकिन जिन देशों को आईएमएफ नहीं बचा पाता, वो चीन की भेंट चढ़ जाते हैं, क्योंकि चीन उन देशों में भर भर के निवेश करता है और जब कर्ज देता है तो सामने वाले से कोलेट्रल में, यानी कि सामने से गिरवी में कुछ ऐसा रखा लेता है जो पब्लिक को नहीं पता होता। चीन की डेट देने की, यानी लोन देने की ये जो तरीका है, ये दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज होता है। जनरली जिन देशों में मतलब जिन 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 जगहों पर सरकारें ये टाई अप करती हैं चीन के साथ, वो कभी इस बात को जनता को नहीं बताती, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फैसले कहे जाते हैं कि हमने बदले में क्या गिरवी रख दिया है। आईएमएफ का मानना है कि घाना ने इनके साथ व्यापार करते हुए बहुत ज्यादा घाटा उठा लिया है। दुनिया के या फिर अफ्रीका के वो देश जो डेट ट्रैप में फंसे हैं, उन टॉप 10 में घाना भी एक देश है जो चीन के ऋण जाल में फंस चुका है। चीन ऋण की वसूली के नाम पर घाना के जो रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिजर्व्स, जो चाहे वो गोल्ड के हों, ऑयल के हों या बॉक्साइट के हों, उन पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो चीन जिस तरह से घाना में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, भारत उसे काउंटर करने गया है। मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए तस्वीर दिखाता हूं। वर्ष 2000 में इस पूरे अफ्रीका में मेजर इन्वेस्टर हुआ करता था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का यहां पर लंबा चौड़ा शासन रहा। दूसरा इसी क्षेत्र का एक देश साउथ अफ्रीका, जो कि बड़ा निवेशक था। और तीसरा चाइना थोड़ा बहुत मात्रा में वर्ष 2000 के अंदर निवेशक हुआ करता था। 2020 में फ्रांस कहीं छिटपुट बचा है और चीन ने लगभग हर देश में अपना पैर फंसार दिया है। अफ्रीका फिर भी अपने सर्वाइवल में लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना एग्रेसिवली यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट की तस्वीरों को घाना के साथ आप ऐसे देख सकते हैं कि वर्ष 2015 में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट जॉन डमामी महामा के साथ मिले थे। मतलब ये वो घाना के प्रेसिडेंट हैं जिनसे शी जिनपिंग 2015 में, यानी 10 साल पहले मिल लिए। यही कारण है कि आज ये भी लाल रंग में रंगा हुआ आपको दिखाई देता है। लाल रंग में रंगा दिखाई दे रहा ये क्षेत्र असल मायने में चाइना का जो सपोर्ट है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उसका शिकार हो चुका है। चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर घाना के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करवाए गए और इस हस्ताक्षर के माध्यम से वर्ष 2019 में $2 बिलियन की डील घाना के साथ कर ली गई। घाना इसके चलते डेट के संकट में फंसने लगा और उसे यह प्रतीत होने लगा कि मेरे यहां के नेचुरल रिसोर्सेज चीन कब्जे में ले जाएगा। जानकारी धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तस्वीरों पर दिखाई देने लगी घाना में कि चाइना की डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ घाना को $3 बिलियन का लोन दे दिया है। जानकारी और निकलकर आने लगी, चर्चा निकलकर आई कि घाना लगभग $10 बिलियन के चीन के कर्ज में है। तो घाना में लॉस कंट्रोल ओवर ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू चाइना इफ इट डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, ये वर्ष 2023 के अंदर तैरती हुई खबर आपको दिखाई दे रही है। मतलब ये घाना धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता चला गया और हेडलाइन बनती चली गई कि 2 दशक के अंदर अंदर 10 अफ्रीकी कंट्रियों में से एक घाना भी वो देश हो गया जो लगभग $10 बिलियन के चीनी कर्ज में फंस गया। अर्थात घाना इस समय लगभग $10 बिलियन के चीनी कर्ज में दबा हुआ है। इसे डर है कि यह कर्ज चुका पाएगा या नहीं। कर्ज चुकाने के लिए इसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही
चीन को देना होगा, लेकिन डर है ये इक्वेटर पर पड़ता है। इक्वेटर पर होने की वजह से यहां पर खेत मतलब जो जंगल हैं वो बड़े घने हैं। घने जंगलों की एक तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल अमेजन टाइप के जंगल यहां पर हैं। और इन जंगलों के नीचे ही बॉक्साइट है, यानी एल्यूमिनियम का ओर है। चीन इसी बॉक्साइट पर अपनी नजर बनाए हुए है। वो चाहता है कि बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम जिससे कार या फिर मशीन का गाड़ियां हवाई जहाज जैसी चीजें बनती हैं, उस बॉक्साइट को वो यहां से कैसे निकाल पाए। घाना की चिंता यह है कि वो इन पेड़ों को कैसे कटने दे जिन पेड़ों के अंदर यहां की जनता निवास करती है। इन पेड़ों से ही वो पानी की नदियां निकलती हैं। घाना की 5 प्रमुख नदियां जिन क्षेत्रों से निकलती हैं, जिनसे एक्रा जो यहां की राजधानी है उसको पानी मिलता है, उन पेड़ों को वो कैसे कटने दे, ये घाना की बड़ी चिंता इन दिनों बनी हुई है। इसी चिंता के चलते घाना अब सोर्स तलाश रहा है और उन्हीं में हम लोग नजर आते हैं। यानी कि जब आप फंस जाएं तो हमें याद करें। श्रीलंका ने भी यही किया, मालदीव्स ने भी यही किया, जल्दी बांग्लादेश भी यही करेगा। पाकिस्तान की तो खैर पूंछ ही टेढ़ी है, शायद वो कभी नहीं करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो देश चीन के जाल में फंसते हैं उन्हें भारत फिर से मित्रवत व्यवहार देता हुआ नजर आता है। भारत का तरीका साफ है कि हम आपको कर्ज जाल में नहीं फंसाते, हम आपको अपलिफ्ट करते हैं। हम आपके अंदर वो तकनीकी विशेषताएं साझा करते हैं, आपके ही लोगों को पढ़ाते हैं, आपके यहां पर निवेश करते हैं। आपके निवेश से जो पैसा आपको मिले आप उससे कर्जे चुकाएं, आप उन कर्जों से बाहर निकल कर आए। ठीक इसी तरह हमने श्रीलंका को कर्ज जाल से बाहर निकाला। अब हम घाना की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो संभवतया घाना की यात्रा चीन के लिए आने वाले समय में रिसोर्सेज पर से छूटता कंट्रोल हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए शायद आप यह समझने में कामयाब हो गए हो कि भारत का यहां जाना कैसे मायना रखता है। आपको क्या लगेगा कि ऐसी यात्राएं चीन को बहुत आसानी से राहत दे जाएंगी? जी नहीं, चीन परेशान होगा, तभी तो यह हेडलाइन बनती है। आप सभी को जानकारी होगी कि चीन से निकली हुई एप्पल आईफोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, आईफोन बनाने वाली जो कंपनी एप्पल है, वो भारत के अंदर काम कर रही है। लेकिन भारत बहुत सारी चीजों में चीन पर डिपेंडेंट है, विशेष रूप से रॉ मटेरियल्स के मामले में। चीन आजकल भारत में बन रहे मैन्युफैक्चरिंग हब को प्रभावित करने के लिए एक्सपोर्ट बाधित कर रहा है। मतलब चाइना से हो रहे एक्सपोर्ट्स को रोक रहा है, या यह कहिए कि इंडिया में इंपोर्ट्स होने नहीं दे रहा है, जिसके चलते भारत के अंदर निर्माण बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत के इंजीनियर्स को जो आईफोन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें अपने यहां लुभा लुभा करके बुला रहा है। खैर जो भी हो, चीन के ये प्रयास निरर्थक होंगे क्योंकि भारत कोई ना कोई विकल्प तलाश लेगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को घाना ने अपनी तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां के सदन को भी संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री अब तक 24 ग्लोबल ऑनर प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी फहरिस्त लंबी है। घाना ने जिस तरह से सम्मान दिया, जिस तरह से अपनी संसद में भारत के प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया, इनकी संसद के माहौल को देखकर लग सकता है कि घाना ने किस तरह से हमारा ग्रांड वेलकम किया। भारत के प्रधानमंत्री ने यहां की संसद को संबोधित किया। पूरी संसद के संबोधन के दौरान यहां के कुछ सांसद भारतीय गणवेश में भी नजर आए और वो गणवेश इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो हमारे राजा जी बन करके चले आए थे। ऐसे में भारत के साथ यहां के लोग भी जुड़ना चाहते हैं। भारत के प्रति इनके मन में जो व्यवहार प्यार के रूप में उपस्थित है वो इन तस्वीरों से साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये एक कल्चरल टाई के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से अपने संबोधन में इस बात को स्वीकारा कि आपने न केवल मेरा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान किया है। आप हम सब आपसे मिलकर के बहुत खुश हैं। एक तरह से बड़ा ही फ्रेंडली और पारिवारिक सा गेट टुगेदर यहां पर भारत के प्रधानमंत्री करते हुए आए। साथ में 4 बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें विदेश मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा कल्चरल एक्टिविटी और स्टैंडर्ड सेटिंग्स को लेकर के कुछ समझौते थे। इन समझौतों के बारे में सारी जानकारियां और डिटेल में धीरे धीरे आती रहेंगी। शाम होते होते प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर रवाना हो गए और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ये यात्रा त्रिनिदाद और टोबैगो को भी चाइना के डहट से बचाने के लिए है या कोई और। आने वाले समय में हम जरूर आपको इस बारे में अपडेट देंगे। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर आपके लायक अगर आपको कुछ ढंग का कंटेंट लगता है तो जाकर उसे एक्सप्लोर करें। हमारी बुक्स, हमारे हैंड रिटन मटेरियल्स, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।